तीन दोस्त आपस में बैठ के दारू पार्टी कर रहे होते हैं और ये तीनों दारू के नशे में टुल्ल हो चुके होते हैं, लेकिन अभी तक इनका मन नहीं भरता, लेकिन दारू खत्म हो जाती है। इसीलिए दो दोस्त क्या करते हैं, तीसरे दोस्त से बोलते हैं कि देख भाई, अब तक हमने पूरा खर्चा उठाया है, अब आगे जो भी आएगा वो तू अपने पैसे से मंगा। लेकिन तीसरा दोस्त उनसे साफ मना कर देता है। वो कहता है कि भाई मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, होता तो मैं मंगा लेता। लेकिन इन दो दोस्तों को उसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं, उसकी तलाशी लेने लगते हैं। और जब उसकी वो तलाशी ले रहे होते हैं तो उसके पर्स को बाहर निकाल लेते हैं। और पर्स को जब खोल के देखा जाता है तो उसमें पैसे तो नहीं होते, लेकिन उसके अंदर एक कॉन्डम होता है। अब जैसे ही ये लोग देखते हैं कि उसके पर्स में कॉन्डम है, उससे पूछते हैं कि भाई तेरी शादी तो हुई नहीं है, तो तू कॉन्डम का करता क्या है। तो ये हंसता हुआ उस कॉन्डम को जेब में रखता है और कहता है कि कॉन्डम की कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, अब तुम लोगों को क्या पता कहाँ पे इसकी कैसे ज़रूरत पड़ती है। अब इसके बाद इसके दोनों दोस्त चौंक जाते हैं और वो इससे बार बार पूछते हैं कि भाई तू इस कॉन्डम का करता क्या है, कहाँ पे इस्तेमाल करता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं बताता। अब थोड़े दिन का समय बीतता है, ये दोनों दोस्त ये जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस कॉन्डम को ये कहाँ पे यूज़ करता है, और जानकारी ले भी लेते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये दोनों दोस्त मिलके इस तीसरे दोस्त का कत्ल कर देते हैं और कत्ल करके इसकी लाश को जला देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि शायद ये कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन जब पुलिस को इस लाश का पता चलता है तो पुलिस लाश को कब्जे में लेती है, वहाँ पे छानबीन करती है, और जब छानबीन करती है तो वहाँ पे पुलिस वालों को वही कॉन्डम मिल जाता है और उस कॉन्डम की वजह से पुलिस वाले इनको गिरफ्तार कर लेते हैं। और इसके बाद ये पूरी कहानी निकल के सामने आती है। दोस्तों, आखिर पुलिस ने एक कॉन्डम की सहायता से इन दोनों दोस्तों को गिरफ्तार कैसे किया, आज की कहानी इसी के ऊपर है। और जो तीसरा दोस्त है वो उस कॉन्डम को कहाँ पे इस्तेमाल करता था, आखिर वजह क्या रही थी कि इन दोनों दोस्तों ने उस तीसरे दोस्त का कत्ल कर दिया। अब इसके बाद दोस्तों, जब पुलिस ने इस केस का खुलासा किया तब एसपी साहब क्या करते हैं, डीआईजी साहब को एक चिट्ठी लिखकर भेजते हैं और डीआईजी साहब से उस चिट्ठी में कहते हैं कि जो मुरादाबाद में पुलिस एकेडमी है वहाँ पे इस केस को भेजा जाए, वहाँ पे जो एकेडमी में पुलिस की ट्रेनिंग होती है इस केस को भी वहाँ पे भेजा जाए, ताकि पुलिस वाले इस केस से और भी अच्छी तरह से सीख सकें। क्योंकि ये एक ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन पुलिस ने इसे अपनी सहजता और सतर्कता की वजह से आसानी से सुलझा लिया। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर ज़िले से। अम्बेडकर नगर का एक थाना है बवाना। बवाना थाने से 40 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है जिसका नाम है भीतरी डीह, और भीतरी डीह गांव के नज़दीक में एक स्कूल है जिसका नाम है एमटी स्कूल। एमटी स्कूल जो है अक्सर बंद रहता है, उसकी वजह बताता हूँ। दरअसल कोरोना काल के बाद में एडमिशन आना बंद हो गया था स्कूल में। अब स्कूल में छात्र कम हो गए थे, शिक्षकों की सैलरी देनी थी, इसीलिए प्रबंधक क्या करते हैं, स्कूल को परमानेंटली बंद कर देते हैं। छात्र दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं और शिक्षक दूसरे स्कूल में पढ़ाने चले जाते हैं। स्कूल परमानेंटली बंद हो जाता है, और जब स्कूल परमानेंटली बंद हो जाता है तो उस पर कोई आता जाता नहीं था। लेकिन जो गांव के अय्यास लड़के थे, चाहे स्टूडेंट थे, दारूबाज थे, शराबी थे या नशेड़ी थे, वो लोग क्या करते हैं, इस स्कूल को अपना अय्यासी का अड्डा बना लेते हैं और यहीं पे आके अपने शौक पूरे किया करते थे। उन लोगों ने स्कूल के अंदर जाने के लिए स्कूल की खिड़की दरवाजे सब उखाड़ दिए थे, ताकि वो आसानी से अंदर जा सकें, वहाँ पे जो भी नशा वगैरह करना है कर सकें और आराम से अपने घर चले जाएं। अब तारीख आती है 11 जून 2023। 11 जून 2023 को क्या होता है, सुबह लगभग 6 बजे के आसपास का समय होता है। दो लड़के अपने किसी काम से कहीं जा रहे होते हैं, तभी उनकी नज़र लगती है एमटी स्कूल की तरफ। उन दोनों की नज़र एमटी स्कूल की तरफ पड़ती है और वो देखते हैं कि स्कूल में से बहुत ही तेज़ी से धुआं निकल रहा है। उन्हें लगता है कि शायद किसी ने स्कूल के फर्नीचर में आग लगा दी है, चल के देखना चाहिए। ये दोनों लड़के क्या करते हैं, बाउंड्री फलांगते हैं, स्कूल के अंदर जाते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि स्कूल में हकीकत में फर्नीचर में आग लग रही है। अब ये लड़के क्या करते हैं, जोर से शोर मचाना शुरू करते हैं। उस स्कूल से गाँव की दूरी लगभग 300-400 मीटर के आसपास थी, और गांव के लोग जो है सुबह ही सुबह कोई अपने खेत पे जा रहा था, कोई अपने काम पे जा रहा था। स्कूल के अंदर से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। चीखने चिल्लाने की वजह बताता हूँ।
जब ये लड़के स्कूल के अंदर गए थे तो इन्होंने फर्नीचर में आग लगती हुई देखी थी और आग में से धुआं निकल रहा था और उस धुएं में से अजीब सी बदबू आ रही थी। बदबू कुछ ऐसी थी कि मानो किसी इंसान की लाश जल रही हो। दरअसल जो इंसान की लाश जलती है तो उसमें से एक अजीब सी बदबू आती है। ये दो जो लड़के गए थे इन लोगों को भी वैसा ही लगा कि शायद फर्नीचर में किसी की लाश जल रही है, इसीलिए इन्होंने शोर मचाना शुरू किया। और जब इन दोनों ने शोर मचाना शुरू किया तो गांव के लोगों ने इनकी आवाज़ सुन ली। अब गांव के लोगों ने जब इनकी आवाज़ सुनी तो वो लोग क्या करते हैं, इनकी आवाज़ सुन के स्कूल में आ जाते हैं। अब गांव के लोग स्कूल में आते हैं, फर्नीचर जलता हुआ देखते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्यों शोर मचा रहे हो। तो ये दोनों लड़के कहते हैं कि आप देखिए बदबू कैसी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि फर्नीचर के नीचे किसी इंसान की लाश चल रही है। इसीलिए गाँव वाले क्या करते हैं, तुरंत ही मिलकर उस आग को बुझाते हैं और आग को बुझाने के बाद उस फर्नीचर को साइड करते हैं। और जब साइड किया जाता है तो वहाँ पे हकीकत में एक इंसान की लाश जल रही थी, जो कि लगभग 90% के आसपास जल चुकी थी। अब गांव वाले क्या करते हैं, सीधे ही अपने गांव के प्रधान से संपर्क करते हैं, उन्हें पूरी बात बताते हैं कि एमटी स्कूल के अंदर किसी ने फर्नीचर के अंदर छुपा के एक इंसान को जला दिया है। अब जो गांव के प्रधान है मौके पर पहुंचते हैं और मौके पर पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि हकीकत में ऐसा हुआ है। इसीलिए वो क्या करते हैं, सीधे ही बवाना पुलिस से संपर्क साधते हैं। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, फॉरेंसिक की टीम भी आती है। अब जिस आदमी की लाश जली हुई पाई थी वो लगभग 90% तक जल चुकी थी। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, उसकी लाश को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और आसपास के पूरे एरिया को देखते हैं कि शायद कुछ मिल जाए। अंदर दारू की बोतल वगैरह और उल्टी सीधी चीज़ें पड़ी हुई थी और वहाँ पे एक कॉन्डम पड़ा हुआ था। कॉन्डम का सील खोली नहीं गई थी, पैकेट में पैक था। पुलिस वाले उसे भी उठा लेते हैं, शायद किसी का पड़ा हो सकता है इस लाश का ही हो या फिर इसको मारने वाले का हो या कोई नशाबाजी करने वाले का हो। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, उसे भी सबूतों के साथ उठा लेते हैं। अब इसके बाद में आसपास के जितने भी गांव थे उन सभी में ये वाली बात कहलवा दी जाती है कि अगर गांव का कोई आदमी गायब हुआ है तो उसके बारे में हमें जानकारी दें, क्योंकि एमटी स्कूल के अंदर एक आदमी की लाश जो कि अधजली अवस्था में पाई है। अब आसपास के जितने भी गांव हैं उन सारे गांवों में जब संपर्क किया जाता है तो पता चलता है कि आसपास के किसी भी गांव में से कोई भी आदमी गायब ही नहीं हुआ। अब पुलिस वाले इस आदमी की पहचान कैसे करवाएं, क्योंकि इसका चेहरा भी जल चुका है, पहचान हो नहीं पाती और 72 घंटे के अंदर अंदर इसका जो है अंतिम संस्कार भी करना था। इसीलिए इस आदमी के पास जो कपड़े थे, इसके फ़ोटो थे, सारी जो ज़रूरी चीज़ होती हैं उन सारी चीज़ों को पुलिस वाले अपने पास रखते हैं। फिर इसका 72 घंटों में अंतिम संस्कार करा दिया जाता है। लेकिन अभी तक इस आदमी की पहचान नहीं हुई थी। पुलिस ने हर तरह से हर चीज़ आजमा के देख ली, लेकिन पुलिस जो है इस आदमी की पहचान कर नहीं पाती। इसीलिए क्या होता है, पुलिस वालों को जो कॉन्डम मिलता है वो सील पैक मिलता है। तो पुलिस वाले सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कॉन्डम इसी आदमी का हो या फिर ऐसा हो कि जिसने इसकी हत्या की है उनका हो। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, आसपास में जितने भी मेडिकल होते हैं उन मेडिकलों पे जाते हैं और उस कॉन्डम के बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन जिस कंपनी का वो कॉन्डम था उस कंपनी का कॉन्डम इस पूरे एरिया में इस्तेमाल होता ही नहीं है, ना ही यहाँ पे बिकता है। दरअसल इस कंपनी के कॉन्डम का नाम था टाइमेक्स कंपनी का कॉन्डम था। आसपास के जितने भी मेडिकल होते हैं सब पे जाते हैं उस कॉन्डम को लेके और पूछते हैं कि ये वाला कॉन्डम आपके पास मिलता है क्या, लेकिन सब ने साफ साफ इनकार कर दिया था। और जब सब ने साफ साफ इनकार कर दिया तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उस एरिया में जितने भी एमआर थे, एमआर से संपर्क किया जाता है। उन एमआर को दिखाया जाता है कॉन्डम, उनसे पूछा जाता है कि ये वाला कॉन्डम कहाँ पे मिल जाएगा। तो एमआर भी उसको देख के कहते हैं इसके बारे में तो हमें जानकारी है नहीं, क्योंकि हमारे इस आसपास के पूरे एरिया में ये वाला कॉन्डम कहीं पे बिकता ही नहीं है। अब पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं कि भाई ये कॉन्डम कहीं बिकता ही नहीं है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, एक और आइडिया अपनाते हैं। वो लोग उस कॉन्डम के फ़ोटो को सोशल मीडिया पे डाल देते हैं और सोशल मीडिया पे डालने के बाद लोगों से मदद मांगते हैं। उस कॉन्डम के ऊपर लिखते हैं कि एक स्कूल के अंदर हमें एक लाश पाई है, उस लाश के पास हमें ये कॉन्डम पाया है, लेकिन ये कॉन्डम कहाँ पे बिकता है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अगर किसी को इस कॉन्डम के बारे में जानकारी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब 1-2 दिन का समय बीतता है। 1-2 दिन बाद उस फोटो के नीचे कमेंट आने लग जाते हैं और कमेंट में कोई बताता है कि ये जो कॉन्डम है, इस कंपनी का कॉन्डम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में बिकता है। मोस्टली जो सहारनपुर और बागपत है उसके आसपास के जो एरिया हैं उन सभी जगह पे यही कॉन्डम यूज़ होता है। अब पुलिस को सहारनपुर और बागपत इन 2 जगह का नाम सामने आ जाता है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उन्हें एक रास्ता मिल जाता है कि सहारनपुर या बागपत या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई ज़िला या कोई गांव
वहीं से यहाँ पे कोई आया है और उसी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, एमटी स्कूल के आसपास जितने भी टावर होते हैं उन सभी टावरों का डंप डाटा निकाला जाता है। जिस दिन वो लाश पाई थी उस दिन, और उस दिन से 4 दिन आगे और 4 दिन पीछे का। डंप डाटा क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो बाहर से मोबाइल आते हैं, यानी कि जो नंबर बाहर से आते हैं टावर की रेंज में, जो कि अक्सर रहते नहीं है, कभी कभी आते हैं, तो उनके बारे में डंप डाटा में सारे नंबर की डिटेल मिल जाती है कि ये वाला नंबर यहाँ पे आया था। स्पेशल एक नंबर नहीं, जो भी नंबर हो उसके बारे में पूरी जानकारी डंप डाटा में मिल जाती है। और जब डंप डाटा में नंबर आते हैं तो 3 नंबर सामने आते हैं, और जो ये 3 नंबर हैं सहारनपुर के नकुर तहसील के एक गांव के हैं। वहां का रहने वाला इमरान उर्फ पतलू, फरमान उर्फ मोटू और अजीब सिंह, ये 3 लोगों के नंबर होते हैं। अब इन 3 लोगों के नंबर पुलिस के सामने आ जाते हैं, और जब पुलिस के सामने इन तीनों लोगों के नंबर आ जाते हैं तो पुलिस वाले क्या करते हैं, इन लोगों के नंबरों की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि ये 3 नंबर आए तो थे, लेकिन इन तीनों नंबरों ने यहाँ पे आके किस नंबर से बात की, किसके पास आए थे, ये भी तो जानकारी लेनी है। तभी एक लोकल आदमी का नाम पता चलता है जिसका नाम होता है इरफान। इरफान जो है इन तीनों लोगों से बात करता था, और जो 3 नंबर थे उन 3 नंबरों में से 2 नंबर तो चालू हालत में थे, लेकिन जो एक नंबर है वो 10 जून 2023 की रात लगभग 9 बजे के आसपास स्विच ऑफ हो चुका था, और वो नंबर था अजीब सिंह का। अब इमरान और फरमान इन दोनों के नंबर चालू हैं, और जो इरफान है उसका भी नंबर चालू है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, इरफान को पहले हिरासत में लेते हैं, उसे गिरफ्तार करते हैं, उससे पूछा जाता है कि अब बताओ तुम्हारा इनसे क्या लेना देना था। और दूसरी तरफ इमरान और फरमान इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है और यहाँ पे इरफान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इनसे सख्ती से पूछा जाता है कि बताओ अजीब सिंह के साथ तुमने क्या किया, वो कहाँ हैं। और जब इन तीनों के साथ सख्ती बरती जाती है तो ये तीनों जो हैं अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। ये बताते हैं कि हम तीनों ने मिलकर अजीब सिंह का कत्ल कर दिया है और हमने ही उसकी लाश को एमटी स्कूल में ले जाके जलाया था। अब उससे पूछा जाता है कि भाई तुमने आखिर अजीब सिंह का कत्ल क्यों किया था, वजह क्या थी, और तुम लोग वहाँ से यानी कि बागपत से यहाँ पे आके अम्बेडकर नगर में तुमने कत्ल क्यों किया, पूरी जानकारी दो। तब जाके ये तीनों बताते हैं दरअसल ये लोग जो है सर्कस का काम करते हैं। ये लोग बागपत से अम्बेडकर नगर आए थे सर्कस लगाने के लिए, और सर्कस लगाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, वहाँ से अपना पूरा ताम तमीड़ा लेकर आते हैं। एक दिन ये लोग शराब पी रहे थे, और जब ये शराब पी रहे थे तो इन लोगों ने पूरा खर्चा किया था। अजीब सिंह ने पैसे नहीं दिए थे। अब इन लोगों ने कहा कि भाई ना ना ना, पैसा तो तुम्हें देने पड़ेंगे। अजीब सिंह बार बार मना करता है। अब मना करता है तो ये लोग क्या करते हैं, उसकी तलाशी लेते हैं, और तलाशी लेते हैं तो उसके पर्स से कॉन्डम निकलता है, और जब कॉन्डम निकलता है तो उससे पूछा जाता है कि भैया अभी तो तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम कॉन्डम का क्या कर रहे हो। तो अजीब सिंह जो है बड़े ही अजीब स्टाइल में हंसते हुए कहता है कि तुम्हें मैं क्या बताऊं कि ये कहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। अरे बहुत सारी जगह होती हैं यहाँ पे ये इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए ये क्या करते हैं, तीनों दोस्त अजीब सिंह के बारे में जानकारी लेते हैं कि आखिर अजीब सिंह का किसके साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है, आखिर ये कहाँ आता जाता है, किसके पास कॉन्डम है। अब जब अजीब सिंह के बारे में जानकारी ली जाती है तो जो उसका दोस्त है इमरान की एक बहन है, उस बहन के साथ में अजीब सिंह का जो है अफेयर चल रहा था, और अफेयर चलने के चक्कर में ये कॉन्डम उसकी जेब में आया, क्योंकि जब भी वो उसकी बहन के साथ में संबंध बनाने जाता था तो वो उस कॉन्डम को इस्तेमाल करता था। अब जैसे ही इमरान को ये वाली बात पता चलती है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है। गुस्सा आती है तो वो अजीब सिंह के पास जाता है, उससे बात करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरी बहन से दूर रहे। अब अजीब सिंह क्या है, उसके सामने कह तो देता था, लेकिन वो फिर भी बाद में उसकी बहन से मिलता था। और साथ ही जो अजीब सिंह है उसने क्या किया, जो सर्कस का जो महंगा सामान था वो सारा महंगा सामान बेच दिया, इन लोगों को पता भी नहीं चलने दी, और जो पैसा था उस सारे पैसे को खा गया। अब जब उसने ये सारी हरकतें की तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब इमरान क्या करता है, अपने दोनों दोस्त फरमान और तीसरे दोस्त से बात करता है और कहता है कि अजीब सिंह तो हद से ज़्यादा पार हो रहा है, मेरी बहन के साथ संपर्क भी है और सर्कस के सामान को भी बेच रहा है, अब क्या किया जाए। ये तीनों लोग मिलकर क्या करते हैं, अजीब सिंह को मारने की प्लानिंग कर लेते हैं। अब 10 जून 2023 की शाम आती है। 10 जून 2023 की शाम को क्या करते हैं, ये सभी लोग बैठ जाते हैं और शराब पीते हैं, और शराब पीने के बाद में जो इनका इरफान है, जो इनका लोकल दोस्त है, उसको भी बुला लेते हैं। अब इमरान, फरमान, इरफान ये 3 लोग होते हैं, और सामने होता है अजीब सिंह। अजीब सिंह को ये खूब
टुल्ल करके दारू पिलाते हैं, शराब पिलाते हैं, उसको नशे से ऐसा कर देते हैं, नशे में झूमने लगता है। इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, जो इरफान है वो बताता है कि नज़दीक में ही एमटी स्कूल है, एमटी स्कूल में कोई आता जाता नहीं है, वहीं इसे ले चलो, वहीं पे इसका काम तमाम करेंगे। अब ये लोग अजीब सिंह को एमटी स्कूल ले जाते हैं रात के समय पे और वहाँ पे ले जाके उसकी हत्या कर देते हैं। और जब उसका वो कत्ल करते हैं तो उसकी जेब में जो भी उसके दस्तावेज होते हैं, आईडी वाईडी होते हैं, उन सारी चीज़ों को लेते हैं, उनमें भी आग लगा देते हैं। पहले उनमें आग लगाते हैं, उसके बाद अजीब सिंह के ऊपर और नीचे फर्नीचर रखते हैं, उसमें भी आग लगाते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जो कॉन्डम निकलता है उस कॉन्डम में आग नहीं लगाते, उस कॉन्डम को ले जाके साइड में रख देते हैं कि इसी कॉन्डम को इस्तेमाल करता है, इसी की वजह से इसका कत्ल हो रहा है। अब ये लोग उस कॉन्डम को अलग रख देते हैं और उसकी लाश में आग लगा देते हैं फर्नीचर में और वहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि शायद ये पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ेंगी। सुबह 6 बजे के आसपास का समय था, धुआं निकल रहा था, लड़कों ने देखा, वो स्कूल के अंदर आए तो उन्होंने शोर मचाया तो पुलिस आई। पुलिस को जो है अजीब सिंह की 90% जली हुई लाश पाई। वहाँ पे कुछ भी नहीं पाया, जो भी कागज़ थे, आईडी थी, वो सब जल चुकी थी। लेकिन जो कॉन्डम था जो इन लोगों ने साइड में रखा था, वो कॉन्डम पुलिस को वैसे के वैसा मिल गया। अब पुलिस वालों ने उस कॉन्डम से पूरी जानकारी ली, तब जाके पता चला कि बागपत और सहारनपुर के एरिया में इस कॉन्डम का इस्तेमाल किया जाता है। अब डंप डाटा निकलवाया तो ये लोगों का नाम सामने आ गया, और इन लोगों का नाम सामने आ गया तो पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद जब इनके साथ सख्ती बरती गई तब जाके इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। दोस्तों, यहाँ पे पुलिस ने जो है इमरान, फरमान और इरफान, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लेकिन यहाँ पे पुलिस की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि उन्होंने एक कॉन्डम की मदद से इस केस का खुलासा कर दिया। और जब इस केस का खुलासा हुआ था तो जो एसपी साहब हैं उनके पास मीडिया आती है और मीडिया जब आके उनसे सवाल जवाब कर रही होती है तो एसपी साहब कहते हैं कि हकीकत में ये एक अंधा कत्ल था। पुलिस ने जो है अपनी चतुराई से इस केस को खुलासा कर दिया है। और अब जो पुलिस है, वो एसपी साहब हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो आईजी साहब के लिए एक पत्र लिख रहे हैं। पत्र लिखकर वो आईजी साहब को बताएंगे कि जो ये हत्याकांड का खुलासा हुआ है कॉन्डम की वजह से, इस केस को जो है मुरादाबाद की पुलिस एकेडमी में भेजा जाए, जहाँ पे दरोगा, कांस्टेबल और डीएसपी की ट्रेनिंग होती है, ताकि वो इस अंधे कत्ल के जो केस का खुलासा हुआ है इससे और भी ट्रेनिंग ले सकें और इस केस से आगे भविष्य में जो उनके पास केस आए उस केस को सुलझाने में इस केस से मदद मिल सके। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। जताना ये है कि अंबेडकर नगर से बागपत की दूरी लगभग 850 किलोमीटर दूर है और 850 किलोमीटर दूर आके इन्होंने कत्ल किया और कत्ल करके इन लोगों ने सोचा कि ये कभी भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ेंगे। लेकिन पुलिस ने एक कॉन्डम की मदद से इस पूरे केस का खुलासा कर दिया। खुलासा करने के बाद इन लोगों को जेल भेज दिया। पुलिस को थोड़ा समय लगा इस केस को सुलझाने में, पुलिस को थोड़ा समय तो लगा, लेकिन आखिरकार पुलिस जो है कातिलों तक पहुंच गई। कातिल हमेशा ये सोचता है कि वो शायद पुलिस से बच जाएगा, 1000 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर जाके वो कत्ल करेगा, वहाँ से पुलिस यहाँ तो आएगी नहीं। लेकिन जब पुलिस अपने काम करने पर उतरती है तो वो बाल की खाल भी निकाल लेती है और कातिल कहीं भी छुप जाए उसे ढूंढ के निकाल ही लेती है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।